जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी कोप दीपांकर सिंह पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस भर्ती में लंबवत और क्षैतिज आरक्षण के विभाजन किस प्रकार होता है। साथ ही हम जानेंगे कि ओपन मेरिट में किस किस को जगह मिलती है और किस बेसिस पर मिलती है। और उसी के साथ ही हम इस पर भी नज़र डालेंगे कि नोटिफिकेशन का जो 9 से लेकर के 13 तक के पॉइंट्स है जो क्षैतिज और लंबवत आरक्षण के संबंध में है, तो उनको एक एक पॉइंट्स को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आरक्षण के प्रकार का परिचय। सबसे पहले यह समझते हैं कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में आरक्षण 2 प्रकार का होता है, लंबवत आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण। लंबवत आरक्षण क्या होता है? लंबवत आरक्षण का मतलब है कि किसी भर्ती में विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित सीटें, मतलब किसी भी भर्ती में SC, ST, EWS, OBC, जनरल सभी वर्गों को कितनी कितनी सीटें जो है दी जाएंगी, इस सब चीज़ों का निर्धारण होता है लंबवत आरक्षण में। और ये आरक्षण सभी वर्गों के पुरुषों के लिए प्रभावी होता है। ऐसे पुरुष जिन्होंने पहले किसी और नौकरी का सहारा लेकर के इस नौकरी में भर्ती होने के लिए नहीं आए हों, मतलब जैसे होमगार्ड्स या एक्स सर्विसमैन, उन्हें लंबवत आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलता है। क्षैतिज आरक्षण क्या होता है? अब आते हैं क्षैतिज आरक्षण पर। यह आरक्षण अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण, एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षण, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षण, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण। इस तरह के सभी वर्गों के, जनरल, OBC, EWS, SC, ST सभी वर्गों के जो ये वाले लोग होते हैं, उन सभी के लिए आरक्षण, उनकी सीटों का निर्धारण क्षैतिज आरक्षण में किया जाता है। ओपन मेरिट में किसको जगह मिलती है? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ओपन मेरिट में किसको जगह मिलती है? ओपन मेरिट का मतलब है कि जो उम्मीदवार मेरिट में उच्च स्थान पर आते हैं उन्हें उनके वर्ग की परवाह किए बिना चयन कर लेना। मतलब अगर कोई उम्मीदवार OBC, EWS, SC या ST वर्ग से आता है और वो मेरिट में उच्च स्थान पर आते हैं, जनरल की मेरिट में फाइट करते हैं और जनरल की मेरिट जितने पर लगती है उससे अधिक उनके नंबर होते हैं, तो उन्हें अब उनकी वाली कैटेगरी में काउंट ना करके जनरल वाली सीट में, ओपन में उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाएगा और उनकी जो कैटेगरी की सीट है वो किसी अन्य अभ्यर्थी से भरी जाएगी। लेकिन अगर वह ओपन मेरिट में के लायक नहीं है और अपने वर्ग में सभी कंडीशंस को पूरा करते हैं, तो उन्हें आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा और उन्हें उन्हीं की कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा। मतलब ओपन मेरिट में सिलेक्ट होने वाले किसी भी कैंडिडेट को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। और साथियों, ओपन मेरिट में सिर्फ और सिर्फ लंबवत आरक्षण में आने वाले पुरुषों को ही जगह मिलती है। उसमें महिलाओं को, एक्स सर्विसमैन को, भूतपूर्व या स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों को या दिव्यांगजनों को जगह नहीं मिलती है। तो साथियों, लंबवत और क्षैतिज आरक्षण का भेद तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 9 पर। पॉइंट नंबर 9 कहता है, लंबवत क्षैतिज आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में जिला अधिकारी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने के संबंधी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र में अंकित निवास स्थान को निवास प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है साथियों कि आपके पास उत्तर प्रदेश का जो है निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके जाति प्रमाण पत्र में ये लिखा हुआ है कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो वो मान्य नहीं है। अगर आप आरक्षण की दावेदारी करते हैं तो आपके पास उत्तर प्रदेश का ही जो मूल निवास है वो होना चाहिए। पॉइंट नंबर 10 कहता है साथियों, आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में संबंधित मूल प्रमाण पत्र अभिलेखों की समीक्षा DV के समय प्रस्तुत न किए जाने पर यह अवधारणा की जाएगी कि अभ्यर्थी आरक्षण का दावेदार नहीं है। मतलब अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल यानी कि मूल निवास और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सीधा सीधा इसका यही मतलब है। बात करते हैं 11वें पॉइंट की, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि लंबवत आरक्षित श्रेणी के संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता यानी कि ओपन मेरिट में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है, तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जाएगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमान्य किसी सुविधा या छूट, जैसे आयु सीमा में छूट आदि का उपयोग किया हो। अब मैं आपको इसको विस्तार से बता दूं इसका मतलब क्या है। लंबवत श्रेणी में आने वाले कोई भी ऐसी कैटेगरी का अभ्यर्थी, OBC, EWS, SC, ST जिन्होंने
सामान्य श्रेणी के मुकाबले अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और उनका नंबर जो है वो जनरल की मेरिट को क्वालिफाई करता है, तो उसे जनरल में ही काउंट कर लिया जाएगा। अब उन्हें उनकी कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा, भले ही उन्होंने उसमें आरक्षण वाली छूट का फ़ायदा क्यों न लिया हो। मतलब अगर कोई SC ST OBC का बंदा अपनी आरक्षण वाली एज का फ़ायदा भी लिया है और उसके बाद उनकी जो नंबर है वो जनरल के बराबर आ जाते हैं फाइनल के, तो भी उन्हें ओपन मेरिट में ही सिलेक्ट किया जाएगा, भले ही वे कितनी ही उम्र के क्यों ना हो। अगर वे अपनी कैटेगरी की उम्र को क्वालिफाई करते हैं तो उन्हें ओपन मेरिट में सिलेक्ट कर लिया जाएगा, जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनकी उम्र जनरल वाली उम्र ही होनी चाहिए तभी काउंट किया जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि उन्हें जनरल में काउंट कर दिया जाएगा अगर उनके पास में जनरल की मेरिट के बराबर योग्यताएं हैं। और साथ ही इसका पॉइंट नंबर 13 कहता है 36 आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जाएगा। मतलब जो 36 आरक्षण में जो लोग आते हैं, जैसे महिलाएं आती हैं, एक्स सर्विसमैन आते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित आते हैं और दिव्यांग जन आते हैं, तो वो कितने ही नंबर क्यों ना ले आएँ, वो उसी कैटेगरी में रहेंगे जिसके वो मूल हैं। मतलब उन्हें ओपन मेरिट में जगह नहीं दी जाएगी। तो साथियों, यही थी लंबवत और क्षेत्रीय आरक्षण से रिलेटेड सारी जानकारी। और कौन ओपन मेरिट में जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, इस विषय में हमने आपको क्लियरली बता दिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस रिस्क से रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लें, मैं आपको कमेंट में ही उत्तर दे दूंगा। जय हिंद, जय जवान, बेस्ट ऑफ लक।